हमारे अगले टॉपिक का नाम है एसी थ्रू अ प्योर इंडक्टेंस। स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि इंडक्टर क्या है। बेसिकली ये एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर करंट को स्टोर करती है। बेसिकली करंट स्टोरिंग डिवाइस है इंडक्टर। और ये इसकी शेप कैसी होती है, ये एक कॉइल है। तो जब हम एक इंडक्टर के अक्रॉस एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट में उस इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा, उसमें पावर लॉसेस होंगे या नहीं होंगे, और उसकी वेव फॉर्म्स कैसी बनेंगी, उसकी डेरिवेशन क्या होगी एसी थ्रू अ प्योर इंडक्टेंस की, हम ये सब चीज़ें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी डायग्राम से या फिगर से। तो हमने एक एसी वोल्टेज सोर्स लिया, इसे हमने कनेक्ट कर दिया एक इंडक्टर के अक्रॉस। अब ये जो वोल्टेज सोर्स है ये इसमें से करंट को फ्लो करवाएगा। तो यहाँ से करंट फ्लो कर रही है। अभी आपको एक टॉपिक याद होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम उसके रिलेशन को यूज़ करेंगे इस इंडक्टर के लिए। तो बेसिकली ये वोल्टेज जो है ये इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू ईएमएफ। तो ये आएगा L डेल्टा I बाय डेल्टा T। अब डेल्टा I बाय डेल्टा T से मुराद क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, या जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उसको कह सकते हैं कि हम बेसिकली डिफरेंशिएट कर रहे हैं करंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है एसी करंट के लिए वो क्या है, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। तो हम ये करेंगे कि हम इस वाली इक्वेशन को यहाँ ला के पुट करेंगे। अब ये बनेगा हमारे पास डी बाई डी टी कह लें या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कह लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ हम पुट करेंगे वैल्यू करंट की IM साइन ओमेगा टी। जब हम इस चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखें ये तो कांस्टेंट वैल्यू है करंट की, ये तो बाहर आ जाएगी। इधर हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू L IM, बाकी क्या होगा, ये हमारे पास आएगा D बाई डी टी अब जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है इस बात का कि D बाई डी टी जब हम लेंगे साइन ओमेगा टी का, तो इसका आंसर क्या आएगा। जो स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी वाले वो बेशक इस वैल्यू को याद कर लें कि D बाय डी टी या डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ साइन ओमेगा टी, इसका जो आंसर होगा ये होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो हम इस वैल्यू को यहाँ ला के पुट करते हैं, इधर बन जाएगा ओमेगा L IM कॉस ओमेगा टी। अब हम ये जो चीज़ है बेसिकली इसको एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो हम ये करते हैं कि हम इस E को लिखते हैं वोल्टेज की फॉर्म में। तो ये बनेगा हमारे पास V। अब हम एक और चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा L, इसे हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। अब ये XL क्या चीज़ है,
इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें या डिफ़ाइन करना चाहें तो हम सिंपल फॉर्म में ये कह सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस जो इंडक्टर ऑफ़र करेगा एसी सर्किट में करंट के फ़्लो को, उसे हम कह देंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, इसे हम कह देंगे रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी वो रिएक्टेंस जो ऑफ़र कर रहा है इंडक्टर एसी करंट के फ़्लो में। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में आगे जाके इसको डिराइव भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल क्या है, इसे हम लिख लेंगे ओमेगा एल इज़ इक्वल टू एक्स एल एंड आई एम इंटू एक्स एल इट इज़ इक्वल टू वी एम। बेसिकली एक्स एल क्या है, ये हमने कहा कि वो रेजिस्टेंस है, इन सिंपल वर्ड्स जो एक इंडक्टर ऑफ़र कर रहा है एसी करंट के फ़्लो को, लिहाजा इसे हम कह देंगे कि ये एक तरह की रेजिस्टेंस ही है, यूनिट भी इसका ओहम्स ही होगा। तो आई आर इज़ इक्वल टू वी होता है, यहाँ हम कह देंगे आई एक्स एल इज़ इक्वल टू वी। आई यानी मैक्सिमम करंट, तो यहाँ आ जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज, लिहाजा हम इस पूरी चीज़ को रिप्लेस कर देंगे वी एम के साथ। वी इज़ इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही हैं अपने कंपैरिजन के लिए। एक इक्वेशन तो ये है, एक इक्वेशन ये है, और इसी की एक और इक्वेशन है जो कि ये है। अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करके। देखें होता क्या है कि अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन नंबर 2 को, हमें इससे एक बात पता चल रही है, ये जो वोल्टेज है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है करंट पे। यानी करंट ज़्यादा होगा तो ये वोल्टेज भी ज़्यादा होगी। लिहाजा हम क्या कहते हैं, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो हमारे पास ग्राफ पे हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है अलोंग वाई एक्सिस और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम करंट को रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। स्टार्ट करते हैं जी। अभी हम ये करेंगे कि हम एंगल्स की यानी थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एंगल 0 से, फिर 90, फिर 180, 270 एंड 360। क्योंकि हमने ये कहा था कि थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी, तो हम इन वैल्यूज़ को थीटा की पुट करेंगे इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी, और चेक करेंगे कि इसके थ्रू हमें कैसा ग्राफ ऑब्टेन हो रहा होगा। देखें साइन 0 इट इज़ इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि हमने इनिशियली क्या कहा था कि हम वोल्टेज को ले रहे हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, करंट को ले रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एट 0 डिग्री वोल्टेज की वैल्यू स्टार्ट हो रही है मैक्सिमम से एट 0 डिग्री, और करंट हमारे पास 0 है एट 0 डिग्री, बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू करंट की। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम पुट करते हैं वैल्यू 90। साइन 90 इज इक्वल टू 1 एंड कॉस 90 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इस इक्वेशन में क्या होगा, ये आ जाएगा डिक्रीज करके 0 पे, यानी वोल्टेज बन जाएगी 0 ये एट 90 डिग्री एंगल, एंड ये बनेगा मैक्सिमम, यानी ये पहुंच जाएगा इस वाले पॉइंट पे। हमें क्या पता चला, व्हेन वोल्टेज इज मैक्सिमम करंट इज 0, व्हेन करंट इज 0, व्हेन करंट इज मैक्सिमम वोल्टेज इज 0। अब हम क्या करेंगे, आएंगे एंगल 180 के ऊपर। अब क्या है, cos 180 इट इज़ इक्वल टू -1। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ।
इस वाले पॉइंट पे, और साइन 180 ये ज़ीरो हो जाएगा। लिहाजा हम अभी भी ये चीज़ देख रहे हैं कि जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट ज़ीरो की तरफ आ गया। अगला एंगल है 270, इसे पुट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस में। अब क्या होगा, अब ये जो वोल्टेज है ये आ जाएगा ज़ीरो की तरफ और करंट आ जाएगा नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ। देन हम पुट करेंगे 360 डिग्री। अब क्या होगा, वोल्टेज दोबारा से आ गया मैक्सिमम पे और करंट आ गया मिनिमम पे। तो ये Vm है, ये Im है, ये एंगल है। बेसिकली हम इसको इस पॉइंट पे कंपेयर कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पे और इस पॉइंट पे, और हर पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि इनके दरमियान फेज़ डिफरेंस मौजूद है। कितना मौजूद है, 90 डिग्री का। तो हमें ये बात पता चली कि इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस मौजूद है, और करंट आगे है इसकी वैल्यू, और वोल्टेज की वैल्यू आगे है, करंट की वैल्यू पीछे है। वोल्टेज लीड्स, करंट लैग्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए कि इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। अभी अगला काम क्या था हमारा कि हम इस चीज़ को प्रूव करें कि XL इज़ इक्वल टू ओमेगा L। XL ये इक्वल होगा Vm बाय Im के। अब हमने क्या कहा था कि Vm किसकी इक्वल होगा, ओमेगा LIm। हमने यहाँ से इस चीज़ को लेना है। ये इससे कैंसिल हो गया, तो XL ये इक्वल आ गया ओमेगा L के, और ओमेगा होता है 2 पाई F, देयरफॉर ये हो गया 2 पाई FL। अभी हम करते हैं बात अपने लास्ट टॉपिक की। इस टॉपिक से रेलिवेंट वो है पावर। पावर इन एन इंडक्टिव सर्किट। तो हमें ये पता है कि पावर इज इक्वल टू VI। अब हमने देखा था इस इक्वेशन नंबर 1 से और इस इक्वेशन नंबर 3 से। हम यहाँ से वैल्यूज़ पुट करेंगे करंट की और वोल्टेज की उस इक्वेशन में, तो क्या होगा कि P इज़ इक्वल टू V था हमारे पास Vm cos ओमेगा t, और करंट था Im sin ओमेगा t। अब देखें, हम इन सब एंगल्स में से कोई भी एंगल ले लें अगर, और उन वैल्यूज़ को पुट करें इस जगह पे, थीटा की जगह पे, यहाँ भी और वहाँ भी, हमें ये पता है कि cos 0 इज़ इक्वल टू 1, sin 0 इज़ इक्वल टू 0। सिमिलरली sin 90 इज़ इक्वल टू 1, cos 90 इज़ इक्वल टू 0, एंड सो ऑन। हम चलते रहेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जिस पॉइंट पे cos मैक्सिमम है sin 0 है, sin मैक्सिमम है cos 0 है, तो हमें इस चीज़ पूरी का जो प्रोडक्ट मिलेगा 0 मिलेगा। यानी इसका मतलब क्या है कि पावर इज़ इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं फिज़िकली कि अगर हमारे पास एक प्योर इंडक्टिव सर्किट हो तो उसके अंदर जो पावर लॉस है वो 0 होगा।